हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम करने वाले हैं पेपर कोड BPAG 171 आपदा प्रबंधन। आज का ये सेशन आपके जून एग्जामिनेशन और आगे आने वाले बहुत ही एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप इसी प्रकार की और वीडियो चाहते हैं तो आप इस चैनल के साथ लगातार बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो ये जो सेशन है ये आपदा प्रबंधन BPAG 171 के लिए तो इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसी के साथ अगर आपने अभी तक इस एग्जामिनेशन के लिए कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप हमसे इससे रिलेटेड गेस्ट पेपर परचेज कर सकते हैं। इन गेस्ट पेपर्स में हम 25 प्लस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जून एग्जामिनेशन की दृष्टि से उनको हम कवर करेंगे। और इनके अंदर अगर आप सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस को करके भी जाते हैं तो भी आप आराम से 90 प्लस इस एग्जामिनेशन में स्कोर कर सकते हैं। तो गेस्ट पेपर परचेज करने के लिए आप सिंपली हमारी वेबसाइट है shop.hindustanknowledge.com इसे विजिट कर सकते हैं। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है या आप सिंपली गूगल पे टाइप कर सकते हैं shop.hindustanknowledge.com। ये वेबसाइट आपको मिल जाएगी। यहाँ पर सिंपली आप सर्च बटन पर जाकर अपना पेपर कोड सर्च कर सकते हैं, जैसे BPAG 171। इससे रिलेटेड जो भी है आपको सोल्व असाइनमेंट गेस्ट पेपर सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। आप सिंपली गेस्ट पेपर पर यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं और आप यहाँ से इसे परचेज कर सकते हैं। ये गेस्ट पेपर आ जाएगा। यहाँ पर सिंपली आप बाय नाउ करके यहाँ पर इसे परचेज कर सकते हैं। अगर आप वेबसाइट से परचेज नहीं कर पा रहे, आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप यहाँ पर हमारे व्हाट्सअप नंबर है 9580023321, इन पर सिंपली हमें व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं और हम आपको ये प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो आज का सेशन अब शुरू करते हैं। तो आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, प्राकृतिक आपदाओं के विभिन्न रूपों का वर्णन कीजिए। तो प्राकृतिक आपदाएं वे घटनाएं होती है जो प्रकृति द्वारा उत्पन्न होती है, जिनसे मानव जीवन, संपत्ति और पर्यावरण को भारी नुकसान होता है। ये आपदाएं अचानक या धीरे धीरे आ सकती है। इनके कई प्रकार होते हैं। ठीक है, तो सिंपली आपको प्राकृतिक आपदाओं के बारे में ये ध्यान रखना है कि ये जो घटनाएं होती है वो प्रकृति द्वारा स्वयं उत्पन्न की जाती है। जैसे प्रकृति के अंदर किसी प्रकार की कोई अवांछित घटना वगैरह हो जाती है तो उससे ये प्राकृतिक आपदाएं जो होती है वो उत्पन्न होती है। और इससे जैसे हमें पता है जान माल का खतरा हमेशा बना रहता है, तो इससे मानव जीवन या और संपत्ति वगैरह जो होती है, संसाधन वगैरह, पर्यावरण, इनका बहुत ही ज़्यादा नुकसान देखा जा सकता है। और ये आपदाएं जैसे अचानक भी हो सकती है, जैसे कि अचानक जो होता है किसी जगह पे भूस्खलन हो जाता है या फिर बाढ़ वगैरह आ जाती है, या फिर धीरे धीरे जैसे कि हम देखते हैं जो एनवायरनमेंट चेंजेस आ रहे हैं वैसा प्रकार भी प्राकृतिक आपदाएं देखी जा सकती है। और इनके कई प्रकार होते हैं, जैसे कि इसमें हो जाएगा भूकंप, हो जाएगा बाढ़, हो जाएगा सूखा, चक्रवात, भूस्खलन, ज्वालामुखी विस्फोट, सुनामी, जंगल की आग, ये सब कुछ इसके अंतर्गत हो जाएगा। तो आइए एक एक करके इनको देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं भूकंप। तो भूकंप क्या होता है? भूकंप पृथ्वी की सतह के अंदर आने वाली हलचल के कारण उत्पन्न होता है। जब पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटें टकराती है या खिसकती है तब कंपन होता है। इससे भवन गिर जाते हैं, सड़कों में दरारें पड़ जाती है और जान माल का नुकसान होता है। तो सिंपली भूकंप क्या होता है, जैसे कि हम सब पता है कि जो पृथ्वी होती है वो बहुत सारी टेक्टोनिक प्लेटों की वजह से वहाँ पर निर्माण हो रहा है यहाँ पर। तो ये जो टेक्टोनिक प्लेटें होती है ये लगातार खिसकती रहती है और इसके कारण जो होता है पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटें जब आपस में टकराती है या खिसकती है तो उनके अंदर कंपन उत्पन्न होता है। उस कंपन को ही हम भूकंप कहते हैं। और इस भूकंप से क्या होता है, जो बड़े बड़े घर वगैरह जो होते हैं वो गिर जाते हैं, सड़कों में दरारें पड़ जाती है और जान माल दोनों का बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। अगला हम देखते हैं बाढ़। बाढ़ तब आती है जब अत्यधिक वर्षा या नदियों के उफान के कारण पानी अपने सामान्य स्तर से ऊपर आ जाता है। इससे खेत, घर और सड़कें पानी में डूब जाती है। बाढ़ से फसलें नष्ट होती है और लोगों को अपने घर छोड़ने पड़ते हैं। ठीक है, तो सिंपली बाढ़ क्या हो जाएगी? बाढ़ क्या हो जाएगी, इससे क्या होता है कि जो भी हिमनद होते हैं या फिर जो ग्लेशियर वगैरह होते हैं, जो अत्यधिक टेम्परेचर वगैरह होता है उसके कारण जो ग्लेशियर होते हैं ये पिघल जाते हैं। और इन पिघलने के कारण यहाँ पर जो होता है, जो समुद्र होता है उनका जल स्तर जो होता है वो बहुत ही अधिक बढ़ जाता है, जिसके कारण नदियाँ होती है उनके अंदर भी पानी का जल स्तर बढ़ता है, तो उफान पर वो आ जाती है, जिससे क्या होता है, बाढ़ आता है। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं सूखा। सूखा तब होता है जब लंबे समय तक वर्षा नहीं होती है। इससे पानी की कमी हो जाती है, खेती प्रभावित होती है और पीने के पानी की समस्या पैदा होती है। और सूखा किसानों के लिए बहुत ही बड़ी समस्या है। चौथा पॉइंट देखेंगे हम चक्रवात। चक्रवात समुद्र में बनने वाले एक शक्तिशाली तूफान को कहते हैं।
जिसमें तेज हवाएं और भारी बारिश होती है। ये तटीय क्षेत्रों में अधिक नुकसान करता है और चक्रवात से घर टूट जाते हैं और पेड़ उखड़ जाते हैं। जैसे कि हम भारत की दृष्टि से देखें तो जो भी हमारे तटीय क्षेत्र हैं, जैसे उड़ीसा हो जाएगा यहाँ पर, या फिर तमिलनाडु वगैरह हो जाएगा, यहाँ पर क्या होता है, ये जो तटीय क्षेत्र हैं यहाँ पर चक्रवात उत्पन्न होता है। और चक्रवात क्या होता है, यहाँ पर समुद्र के अंदर जो होती है बहुत ही तेज हवाएं चलती है और भारी बारिश होती है। और बहुत ही तीव्र हवाओं के कारण जो होता है यहाँ पर बहुत ही जान माल का नुकसान होता है। पेड़ वगैरह उखड़ जाते हैं, पूरे घर वगैरह जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। जल स्तर जो होता है वो भी बहुत अधिक यहाँ पर बढ़ जाता है। अगला हम देखेंगे भूस्खलन। भूस्खलन क्या हो जाता है, भूस्खलन पहाड़ी क्षेत्रों में होता है जब मिट्टी और चट्टानें ढलान से नीचे गिरने लगती है। ये अक्सर भारी बारिश या भूकंप के कारण होता है। इससे सड़कें बंद होती है और लोगों को नुकसान होता है। भूस्खलन क्या होता है, जिसे हम लैंडस्लाइड कहते हैं। ये क्या होता है, जैसे अधिकतर पहाड़ी क्षेत्रों में, जैसे कि हम देखते हैं अपना जो उत्तराखंड है, यहाँ से हम लगातार खबरें सुनते आते हैं कि उत्तराखंड के अंदर क्या होता है, लैंडस्लाइड देखी गई है। तो जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर अत्यधिक दबाव के कारण, वहाँ पर जो होते हैं, या फिर भारी बारिश के कारण, प्राकृतिक आपदाओं के कारण, उसके कारण जो होता है वहाँ पर भूस्खलन देखा जाता है। अगला हम देखते हैं ज्वालामुखी विस्फोट। ज्वालामुखी विस्फोट तब होता है जब पृथ्वी के अंदर गर्म लावा, गैस और राख बाहर निकलते हैं। इससे आसपास के क्षेत्र नष्ट हो जाते हैं और हवा भी प्रदूषित होती है। अगला पॉइंट देखेंगे सुनामी। सुनामी समुद्र में उत्पन्न विशाल लहरें होती है जो भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट के कारण बनती है। ये लहरें तटीय क्षेत्रों में भारी तबाही मचाती है और कई लोगों की जान ले सकती है। अगला पॉइंट हम देखते हैं जंगल की आग। जंगल की आग प्राकृतिक कारणों जैसे बिजली गिरना या मानवीय लापरवाही दोनों से हो सकती है। इससे वन्यजीव और पर्यावरण को बहुत अधिक नुकसान होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत ही अधिक टेम्परेचर बढ़ता रहता है गर्मियों के अंदर, तो हम देखते हैं कि वहाँ पर हमें लगातार खबरें सुनाई देती है कि जंगल के अंदर आग लग जाती है। तो ये प्राकृतिक भी हो सकती है और या फिर मानवीय लापरवाही के कारण भी वहाँ पर आग लग सकती है। तो निष्कर्ष में हम देखते हैं प्राकृतिक आपदाएं मानव जीवन के लिए बड़ी चुनौती है। इनसे बचाव के लिए जागरूकता, सही योजना और समय पर चेतावनी प्रणाली बहुत ज़रूरी है। हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए और आपदा प्रबंधन के उपायों को अपनाकर नुकसान को बहुत ही कम करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं समुदाय आधारित आपदा जोखिम प्रबंधन पर एक टिप्पणी लिखिए। तो इसके अंदर सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि आपदा क्या होती है इस क्वेश्चन के अंतर्गत। तो जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था, आपदा जैसे इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगा, भूकंप, चक्रवात, सूखा आदि प्राकृतिक भी हो सकती है और इससे मानव निर्मित घटनाएं भी होती है। ठीक है, आपदा की जब हम परिभाषा बताएंगे तो उसमें हम प्राकृतिक घटनाएं भी बताएंगे और मानव निर्मित घटनाएं भी बताएंगे। तो आपदा जैसे बाढ़, भूकंप, चक्रवात, सूखा आदि प्राकृतिक या मानव निर्मित घटनाएं होती है जो जनजीवन और संपत्ति को नुकसान पहुंचाती है। इन आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए समुदाय आधारित आपदा जोखिम प्रबंधन यानी CBDRM एक महत्वपूर्ण तरीका है। इसमें स्थानीय समुदाय स्वयं आपदा से निपटने की योजना बनाते हैं और सक्रिय भूमिका निभाते हैं। जैसे कि हमने इसके नाम से ही अगर आप देखें तो ये क्या है, एक समुदाय आधारित आपदा जोखिम प्रबंधन है। यानी कि किसी जगह पर कुछ भी आपदा वगैरह हो जाती है तो वहाँ का जो जो स्थानीय जो समुदाय हो जाएगा, वहाँ पर जो कम्युनिटीज़ हो जाती है, उनको बेसिस रखकर वहाँ के लोगों को उस आपदा प्रबंधन की टीम के अंदर जोड़ा जाता है। जिससे क्या होता है, समुदाय के जो लोग होते हैं, जो स्थानीय लोग होते हैं, वहाँ पर उत्पन्न होने वाली आपदाओं से निपटान करते हैं। अब हम देखते हैं समुदाय आधारित आपदा जोखिम प्रबंधन आखिरकार है क्या। तो समुदाय आधारित आपदा जोखिम प्रबंधन का अर्थ है किसी क्षेत्र के लोग अपने संसाधनों, ज्ञान और अनुभव का उपयोग करके आपदाओं के जोखिम को कम करें और उनसे निपटने की तैयारी करें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी क्षेत्र के लोग, यानी कि उस स्पेसिफिक क्षेत्र की यहाँ पर बात हो रही है जहाँ पर आपदा आई है, वहाँ पर लोग अपने जो भी उनके पास जो भी संसाधन है, उनके पास जो भी ज्ञान है या फिर उनका जो भी एक्सपीरियंस है, उनके आधार पर वो क्या करते हैं, आपदाओं के जोखिम को कम करने का कार्य करते हैं और उससे निपटने की तैयारी करते हैं। इसमें सरकार के साथ साथ स्थानीय लोगों की भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या जाएगा इसमें, यहाँ पर गवर्नमेंट का तो जो सपोर्ट होता है वो रहता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या हो जाएगा समुदाय आधारित आपदा जोखिम प्रबंधन के अंदर, कि यहाँ पर स्थानीय लोगों की भागीदारी जो होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अब हम देखते हैं कि आखिरकार जब हम देखते हैं कि स्टेट लेवल पर बहुत ही प्रकार की जो भी NDRF वगैरह है, ये जो संस्था है ये बनाई गई है
स्टेट लेवल पे हम देखते हैं SDRF बनाया गया है, लेकिन यहाँ पर जो ये होता है कि समुदाय आधारित आपदा जोखिम प्रबंधन है, इसकी आखिरकार ज़रूरत क्या है? तो इसके हम देखेंगे कि हर क्षेत्र की भौगोलिक और सामाजिक स्थिति कैसी होती है, अलग अलग होती है। जैसे राजस्थान में हम देखते हैं तो वहाँ पर जो आपदाएं होती है वो प्राकृतिक आपदाएं जो होती है वो सूखे की वजह से होती है, बारिश कम होने के कारण होती है। तो वहाँ के, और जैसे कि हम देखते हैं उत्तराखंड वगैरह होती है, वहाँ पर जो प्राकृतिक आपदाएं होती है वो अत्यधिक बारिश के कारण होती है। तो भौगोलिक और सामाजिक स्थिति जो होती है हर क्षेत्र की, वहाँ पर क्या होती है, अलग अलग होती है। इसलिए स्थानीय लोग अपनी समस्याओं और ज़रूरतों को बेहतर समझते हैं। बाहरी एजेंसियाँ हर जगह समान समाधान नहीं दे सकती, इसलिए समुदाय की भागीदारी से अधिक प्रभावी और व्यवहारिक समाधान मिलते हैं। ठीक है, मेन चीज़ क्या होता है कि वहाँ के जो स्थानीय लोग होते हैं वो अपनी आसपास की परिस्थितियों को बहुत ही अच्छे से और बेहतर तरीके से समझते हैं। इससे समय पर सहायता मिलती है और नुकसान कम होता है। अब इनके मेन जो भी पॉइंट है वो हम देखते हैं। सबसे पहला क्या हो जाएगा, जोखिम की पहचान। तो समुदाय अपने क्षेत्र में संभावित खतरों की पहचान करता है, जैसे कि बाढ़ क्षेत्र, भूस्खलन वाले क्षेत्र आदि। जैसे कि हमने वहाँ पर पढ़ा था कि यहाँ पर लोगों के एक्सपीरियंस को क्या होता है, यहाँ पर यूज किया जाता है। तो लोगों को यहाँ पर उसी आधार पर जो भी संभावित खतरे क्या होते हैं उस पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर, उनको चिन्हित किया जाता है, उनकी पहचान की जाती है। जैसे कि यहाँ पर कि अगर ये अत्यधिक बाढ़ वाला क्षेत्र है, यहाँ पर भूस्खलन देखा जाता है या यहाँ पर सूखा देखा जाता है, उस आधार पर यहाँ पर जोखिम की पहचान की जाती है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा जागरूकता और प्रशिक्षण। लोगों को आपदा से बचाव के उपाय, प्राथमिक उपचार और सुरक्षित स्थानों की जानकारी दी जाती है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहचान की जाएगी जोखिम की। दूसरा हो जाएगा जागरूकता और प्रशिक्षण दिया जाएगा। तीसरा हो जाएगा योजना निर्माण। आपदा के समय क्या करना है, कहाँ जाना है, किससे संपर्क करना है, इन सब की पहले से योजना बनाई जाती है। चौथा पॉइंट हो जाएगा स्थानीय संसाधनों का उपयोग। स्थानीय संसाधन में क्या हो जाएंगे, जैसे उपलब्ध संसाधन क्या हो जाएंगे, जैसे कि नाव हो गया, ट्रैक्टर, स्कूल भवन आदि का उपयोग राहत और बचाव कार्यों में किया जाता है। पांचवा पॉइंट हो जाएगा महिलाओं और कमजोर वर्गों की भागीदारी। बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को भी योजना में शामिल किया जाता है ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। अब देखते हैं कि अब जैसे हमने पढ़ा ऊपर, तो इसके लाभ क्या हो जाएंगे, समुदाय आधारित प्रबंधन के लाभ क्या हो जाएंगे। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, आपदा के समय त्वरित प्रतिक्रिया यहाँ पर क्या हो जाती है, संभव होती है। जैसे कि लोग जो होते हैं वो स्थानीय लोग ही है, तो वो जो आपदा अगर उत्पन्न होती है किसी प्रकार की, तो वहाँ पर वो इमीडिएट जो होते हैं वो वहाँ पर रिस्पॉन्स कर सकते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा, लोगों में आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। तीसरा हो जाएगा नुकसान और जान माल की हानि कम होती है, क्योंकि जो भी रिस्पॉन्स होता है, जो भी प्रक्रिया होती है वो इमीडिएट चालू की जा सकती है, त्वरित चालू की जा सकती है। स्थानीय ज्ञान का सही उपयोग होता है। और चौथा लास्ट पॉइंट हो जाएगा, सरकार और जनता के बीच तालमेल भी बनता है। ठीक है, उदाहरण के लिए हम इसके अंदर देखेंगे कि भारत के कई राज्यों में, जैसे उड़ीसा और बिहार में बाढ़ और चक्रवात से निपटने के लिए समुदाय आधारित योजनाएं सफल रहती है। जैसे कि हम देखते हैं उड़ीसा के अंदर हमें हर साल सुनाई देता है कि वहाँ पर उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों के अंदर चक्रवात देखा गया है, या फिर बिहार के अंदर कुछ क्षेत्रों के अंदर जो होता है लगातार बाढ़ की स्थिति बनी रहती है, चक्रवात और बाढ़ इनकी स्थिति बनी रहती है। तो वहाँ पर इन सब चीज़ों से निपटने के लिए समुदाय आधारित जो भी योजनाएं हैं वो वहाँ पर सफल रही है। लोगों को पहले से चेतावनी देना, सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाना और राहत सामग्री का प्रबंधन, ये सभी कार्य समुदाय की मदद से बेहतर तरीके से किए जा सकते हैं। अब हमने इनके कुछ लाभ तो पढ़े, उदाहरण भी देखे हमने, लेकिन इस साथ ही साथ इसकी कुछ चुनौतियां भी हम हाईलाइट करेंगे। तो सबसे पहला हो जाएगा, सभी लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना यहाँ पर कठिन होता है। दूसरा हो जाता है, स्थानीय स्तर पर संसाधनों की कमी हो सकती है। और तीसरा हो जाएगा, सही प्रशिक्षण और जागरूकता की कमी भी समस्या बन सकती है। ठीक है, अब इसका निष्कर्ष देखते हैं। समुदाय आधारित आपदा जोखिम प्रबंधन एक प्रभावी और आवश्यक उपाय है जो आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करता है। इसमें स्थानीय लोगों की भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण होती है। यदि सरकार, गैर सरकारी संस्थाएं और समुदाय मिलकर काम करें तो आपदाओं का प्रभाव काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, समुदाय आधारित आपदा जोखिम प्रबंधन। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, आपदा से आप क्या समझते हैं और मानव निर्मित आपदाओं पर चर्चा कीजिए। ठीक है, जैसा कि हमने ऊपर हम इस आधार पर पढ़ते आए हैं, तो अब हम पर्टिकुलर यहाँ पर देखेंगे आपदा आखिरकार होती क्या है, और इसके अंदर हमें हाईलाइट करना है कि मानव निर्मित आपदाओं पर चर्चा करनी है।
तो आपदा वह स्थिति है जब किसी घटना के कारण मानव जीवन, संपत्ति, पर्यावरण और सामाजिक व्यवस्था को बहुत अधिक नुकसान पहुंचता है और सामान्य जीवन प्रभावित होता है। यह नुकसान इतना गंभीर होता है कि व्यक्ति या समाज अपने संसाधनों से उसे तुरंत संभाल नहीं पाता। ठीक है, ये आपको बहुत ही अच्छे से हाईलाइट करना है कि आपदा क्या है। आपदा वही स्थिति है, ये प्राकृतिक भी हो सकती है, ये मानव निर्मित भी हो सकती है। जिससे क्या होता है, जिससे कि मानव जीवन यानी जान और माल संपत्ति का और इसी के साथ साथ पर्यावरण का और सामाजिक जो एक ढांचा बना जाता है, सामाजिक जो व्यवस्था होती है उसको बहुत ही अधिक नुकसान पहुंचता है और इससे सामान्य जीवन जो होता है वो अत्यधिक प्रभावित होता है और नुकसान बहुत ही गंभीर होता है। जिससे कि क्या होता है, व्यक्ति और या समाज जो होता है उसे तुरंत संभालने की स्थिति के अंदर नहीं होता है। तो यही क्या होती है, आपदा होती है। तो आपदाएं क्या होती है, अचानक भी आ सकती है या धीरे धीरे भी विकसित हो सकती है। जैसे कि हम देखते हैं कि जो प्राकृतिक आपदाएं होती है वो अचानक आ सकती है, लेकिन जो मानव निर्मित आपदाएं हैं वो मानवों की गलती के कारण धीरे धीरे भी विकसित हो सकती है। इनके कारण लोगों को जान माल की हानि, विस्थापन यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, बीमारी, भूख और मानसिक तनाव जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब हम देखते हैं आपदाओं को आमतौर पर दो भागों के अंदर बताया गया है। जैसा कि हमें पता है, प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, बाढ़ आदि हो जाती है। मानव निर्मित आपदाएं जैसे होती है किसी की फैक्ट्री के अंदर जो होती है आग लग जाती है, या फिर किसी केमिकल का रिसाव हो रहा है, या फिर किसी आप मानव निर्मित कारणों की वजह से जंगल के अंदर आग वगैरह लग जाती है। तो इस मानव निर्मित आपदाओं के अंदर बहुत ही बड़ा ये क्षेत्र है। ठीक है, तो दो भागों में इन्हें बांटा गया है, प्राकृतिक आपदाएं और मानव निर्मित आपदाएं। अब हम मानव निर्मित आपदाओं को पूरा डिटेल के अंदर पढ़ने वाले हैं। मानव निर्मित आपदाएं वह होती है जो सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्य की गलतियों के कारण उत्पन्न होती है। एक तो होता है कि सीधे हमें पता है कि इसके अंदर मानव का रोल है, या फिर हम दूसरा देखते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से इसके अंतर्गत मनुष्य का रोल देखा जाता है। ये आपदाएं लापरवाही के कारण, तकनीकी त्रुटियों के कारण, गलत नीतियों के कारण या जानबूझकर किए गए कार्यों से हो सकती है। ठीक है, अब देखते हैं कि मानव निर्मित आपदाओं के प्रकार। पहला हम देखते हैं कि औद्योगिक दुर्घटनाएं। जब फैक्ट्रियों या उद्योगों में कोई दुर्घटना होती है तो उसे औद्योगिक आपदा कहा जाता है। उदाहरण के लिए गैस रिसाव, आग लगना, रासायनिक पदार्थों का फैलना आदि। ऐसी घटनाओं से लोगों की जान जा सकती है और पर्यावरण भी दूषित हो सकता है। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी उसको हम यहाँ पर इसके अंदर हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, भोपाल गैस ट्रेजेडी को यहाँ पर हाईलाइट किया जा सकता है कि भोपाल गैस ट्रेजेडी के अंदर मानव के गलतियों के कारण, यहाँ पर उसके मैनेजमेंट के कारण वहाँ पर जो जो भी आवश्यक जो भी स्टेप्स थे उन्हें इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था, जो भी तकनीकी खराबी थी उसे सही नहीं किया गया था। इसके कारण वहाँ पर भोपाल गैस त्रासदी हो गई थी। तो इसे हम इस क्वेश्चन के अंदर हाईलाइट कर सकते हैं। दूसरा हो जाएगा परमाणु दुर्घटनाएं। तो परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में खराबी या विस्फोट के कारण होने वाली दुर्घटनाएं बहुत खतरनाक होती है। इनसे रेडियोधर्मी विकिरण फैलता है जिनसे लंबे समय तक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। ठीक है, तो परमाणु दुर्घटनाएं ये इसका दूसरा पॉइंट हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा परिवहन दुर्घटनाएं। सड़क, रेल, वायु या जल परिवहन में होने वाली दुर्घटनाएं भी मानव निर्मित आपदाएं होती है। जैसे कि ट्रेन दुर्घटना हो जाएगी, हवाई जहाज का क्रैश हो जाएगा, जहाज डूबना आदि। इनका मुख्य कारण मानव त्रुटि, तकनीक खराबी या नियमों की अनदेखी आदि हो सकती है। ठीक है, तो इनके अंदर अगर आपको किसी प्रकार का कोई उदाहरण वगैरह याद आ रहा है तो आप उसे हाईलाइट कर सकते हैं। चौथा हो जाएगा युद्ध और आतंकवाद। तो युद्ध और आतंकवादी गतिविधियां भी बड़ी मानव निर्मित आपदाएं होती है। इनसे बड़े पैमाने पर जनहानि होती है, संपत्ति का नुकसान होता है और सामाजिक अस्थिरता होती है। और इसी के साथ यहाँ पर जो होता है एनवायरनमेंट जो होता है उससे भी बहुत ही अधिक नुकसान पहुँचता है। पांचवा पॉइंट हो जाएगा पर्यावरणीय प्रदूषण। मनुष्य द्वारा किए गए प्रदूषण जैसे वायु, जल और भूमि प्रदूषण भी धीरे धीरे आपदा का रूप ले सकते हैं। यह मानव स्वास्थ्य और प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ सकता है। छठा पॉइंट हो जाएगा बांध विफलता। बांधों के टूटने या गलत प्रबंधन से अचानक बाढ़ आ सकती है जिससे बड़ी तबाही हो सकती है। अब देखते हैं मानव निर्मित आपदाओं के कारण आखिरकार क्या होते हैं। सबसे पहला हो जाएगा लापरवाही और सुरक्षा नियमों का पालन न करना। जो भी वहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स वगैरह होते हैं उनका पालन न करना आदि के कारण वहाँ पर लापरवाही की देखी जाती है। तो ये पहला कारण हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा तकनीकी खराबी और गलत डिजाइन। तीसरा हो जाएगा अधिक लाभ कमाने की प्रवृत्ति।
चौथा हो जाएगा उचित प्रशिक्षण की कमी, यहाँ पर जो भी एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह नहीं दी जाती है, उसके कारण हो सकता है। पाँचवा पॉइंट हो जाएगा पर्यावरण के प्रति अनदेखी की जाती है। अब हम इसका निष्कर्ष देखते हैं। तो मानव निर्मित आपदाएं हमारे अपने कार्यों का परिणाम होती है, इसलिए इन्हें रोका भी जा सकता है। ठीक है, यह एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर कि मानव निर्मित जो आपदाएं होती है वो मनुष्य के गतिविधियों के कारण उत्पन्न होती है, तो इसलिए इन्हें हम काफ़ी हद तक कंट्रोल भी कर सकते हैं अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स वगैरह जो भी होते हैं उन्हें सही तरीके से इम्प्लीमेंट करें। तो यदि हम सुरक्षा नियमों का पालन करें, तकनीकी सुधार करें और पर्यावरण का ध्यान रखें तो इन आपदाओं को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। जागरूकता और जिम्मेदारी से ही हम एक सुरक्षित समाज बना सकते हैं। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपदाओं से निपटने में मूलभूत कार्यनीतियाँ पर चर्चा कीजिए। ठीक है, आपदाओं से निपटने के लिए मूलभूत कार्यनीतियों पर हमें यहाँ पर चर्चा करनी है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर जैसे कि हमने यार क्वेश्चन में किया था वहाँ पर हम इंट्रोडक्शन देते हैं, तो यहाँ पर भी हम आपदा का इंट्रोडक्शन देंगे। तो आपदा एक ऐसी घटना होती है जो अचानक भी हो सकती है या फिर धीरे धीरे भी निर्मित हो सकती है और जीवन, संपत्ति तथा पर्यावरण को नुकसान पहुंच जाती है। जैसे इसके अंतर्गत हाईलाइट करेंगे हम बाढ़, भूकंप, चक्रवात या आग लगना, ठीक है, आदि इसके अंतर्गत आ जाएगा। इन आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए कुछ मूलभूत कार्यनीतियां अपनाना बहुत आवश्यक होता है ताकि नुकसान को कम किया जा सके और लोगों को सुरक्षित किया जा सके। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट जो भी कार्यनीतियाँ हैं वह क्या क्या यूज में ली जा सकती है। सबसे पहले तो हम देखते हैं आपदा पूर्व तैयारी। आपदा से पहले की तैयारी सबसे महत्वपूर्ण होती है। इसमें लोगों को जागरूक करना, प्रशिक्षण देना और आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था करना शामिल है। अगर किसी क्षेत्र के अंदर हम देख रहे हैं कि वहाँ पर किसी पर्टिकुलर प्रकार की अगर आपदा की जो संभावना होती है वो लगातार बनी रहती है, तो वहाँ पर हम उसको कम करने के लिए वहाँ के लोगों को किस प्रकार से जागरूक कर सकते हैं, उन्हें कैसा प्रशिक्षण दे सकते हैं, वहाँ पर जो भी होती है उससे निपटने के लिए आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगी, ये आपदा पूर्व तैयारी हो जाएगी, यानी आपदा से पहले किस किस प्रकार की तैयारी की जा सकती है। इनके अंतर्गत हम देखते हैं पर्टिकुलर कि लोगों को आपदा के समय क्या करना है इसकी जानकारी दी जाती है। स्कूलों में, दफ्तरों में या समुदाय में मॉक ड्रिल की जाती है। आवश्यक वस्तुओं जैसे दवाइयाँ, पानी, भोजन आदि का भंडारण किया जाता है। तो ये आपदा पूर्व तैयारी हो जाएगी। दूसरा पॉइंट हो जाएगा जोखिम पहचान और आकलन। हर क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की आपदाओं का खतरा होता है। जैसे कि मैंने बताया कि राजस्थान में कि रेगिस्तानी क्षेत्र के अंदर हम देखते हैं तो वहाँ पर जो होता है रेगिस्तानी क्षेत्र के अंदर सूखे की समस्या देखी जा सकती है, या फिर उत्तराखंड वगैरह जो होती है वहाँ पर बाढ़ की समस्या देखी जा सकती है। तो हर क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की आपदाओं का खतरा रहता है, इसलिए पहले ये पहचानना जरूरी है कि किस प्रकार की आपदा का खतरा अधिक है, यानी खतरे वाले क्षेत्रों की पहचान की जाती है, कमज़ोर स्थानों और लोगों का आकलन किया जाता है। इस जानकारी के आधार पर योजना बनाई जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट हम देखते हैं आपदा शमन। शमन का मतलब है आपदा के प्रभाव को कम करना। ठीक है, किस प्रकार से आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए स्टेप्स उठाए जा सकते हैं। मजबूत भवन निर्माण, जैसे कि हम देखते हैं आजकल बिल्डिंग के जो आर्किटेक्ट्स होते हैं उनके अंतर्गत क्या होता है कि शॉक ऑब्जर्वेशन के लिए या फिर भूकंप से निपटने के लिए बहुत ही वैज्ञानिक तकनीकें होती है उनका उपयोग किया जा सकता है। तो मजबूत भवन निर्माण किया जा सकता है, या फिर बाढ़ नियंत्रण के लिए बांध और तटबंध बनाया जा सकता है, पेड़ लगाना और पर्यावरण की रक्षा करना। ठीक है, ये उपाय आपदा के नुकसान को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। अगला पॉइंट हम देखते हैं त्वरित कार्यवाही, यानी इंस्टेंट जो भी प्रतिक्रिया है वह यहाँ पर देखी जाती है। आपदा आने के तुरंत बाद सही और तेज कार्यवाही करना बहुत ही जरूरी होता है। अब इसके अंतर्गत क्या हो सकता है, बचाव कार्य चलाए जा सकते हैं। जैसे कि हमने वहाँ पर पढ़ा था समुदाय आधारित जो भी आपदा प्रबंधन किया जा सकता है। घायलों को तुरंत चिकित्सा सहायता दी जाती है। राहत सामग्री जैसे खाना, पानी, कपड़े, भोजन ये आदि उपलब्ध कराए जा सकते हैं। इस चरण में प्रशासन, सेना और स्थानीय लोग मिलकर काम करते हैं। अगला पॉइंट हम देखते हैं पुनर्निवास और पुनर्निर्माण। आपदा के बाद प्रभावित लोगों को सामान्य जीवन में वापस लाना बहुत जरूरी होता है और यही सबसे कठिन कार्य भी देखा जाता है। घरों और सड़कों का पुनर्निर्माण किया जाता है, लोगों को आर्थिक सहायता दी जाती है और तीसरा पॉइंट हो जाएगा मानसिक और सामाजिक सहायता भी प्रदान की जाती है। और ये प्रक्रिया जो होती है बहुत ही लंबे समय से तक चलती रहती है और यहाँ पर यह सबसे अधिक कठिन प्रक्रिया भी देखी जा सकती है। अगला पॉइंट हो जाएगा सामुदायिक भागीदारी।
आपदा प्रबंधन में स्थानीय समुदाय की भागीदारी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि लोग स्वयं सहायता समूह बनाते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, स्थानीय लोगों का ज्ञान जो होता है उसका उपयोग किया जाता है, उनके एक्सपीरियंस का उपयोग किया जाता है। इससे आपदा से निपटना आसान हो जाता है। अगला पॉइंट हम देखेंगे आधुनिक तकनीक का उपयोग। आजकल तकनीक का उपयोग आपदा प्रबंधन में बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। जैसे कि इसके अंतर्गत क्या हो जाएगा, जैसे मौसम पूर्वानुमान। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो भी हमारे तटीय क्षेत्र हैं, उड़ीसा वगैरह होता है, उनके अंतर्गत क्या होता है कि हमें पहले से ही अंदाज़ा लगा जाता है कि यहाँ पर इस गति का, इस प्रभाव का जो चक्रवात है, वो लगातार आगे बढ़ रहा है तटीय क्षेत्रों की तरफ, या फिर जो भी चक्रवात वगैरह जो होता है वो कितनी इंटेंसिटी का है, कैसा है, उसका क्या किस एरिया तक वहाँ पर प्रभाव देखा जा सकता है। तो उस आधार पर हम मौसम का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। तो ये तकनीकी आधार जो भी होता है उसकी सहायता से हम आपदा प्रबंधन कर सकते हैं। वहाँ पर स्थानीय लोग जो होते हैं उनको दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट हो जाए सैटेलाइट तथा मोबाइल अलर्ट। ठीक है, अगर हम जैसे कि हम देखते हैं कि लगातार अगर बहुत ही भारी बारिश होती है, ओलावृष्टि आदि होती है, तो हम हमारे मोबाइल के अंदर देखते हैं कि हमें एक मैसेज के द्वारा अलर्ट दिया जाता है कि अगले 24 घंटों के अंदर, अगले 48 घंटों के अंदर आपके क्षेत्र में बहुत ही अधिक तेज बारिश हो सकती है, ओले पड़ सकते हैं, तो इसके लिए आप प्रिपेयर रहें। तो ठीक है, तो ये सैटेलाइट और मोबाइल अलर्ट हो सकता है। आगे हो सकता है आपातकालीन संचार प्रणाली। इनसे पहले से चेतावनी मिल जाती है और नुकसान कम होता है। ठीक है, तो आधुनिक आधुनिक तकनीक का क्या फ़ायदा होता है कि चेतावनी जो होती है, हमें आपदा की क्या संभावना हो सकती है वो हमें पहले से मिल सकती है और हम उस आधार पर प्रिपेयर हो सकते हैं, जिससे कि नुकसान कम देखा जा सकता है। अब हम इसका निष्कर्ष देखते हैं। तो आपदाओं से पूरी तरह बचना संभव नहीं है, लेकिन सही कार्यनीतियों के माध्यम से उनके प्रभाव को कम किया जा सकता है। ठीक है, कोई भी अगर प्राकृतिक आपदाएँ होती है, किसी बड़े स्तर पर आपदाएँ हो रही है, तो हम एग्जैक्टली उससे बचना तो बहुत ही असंभव है, उसे संभव नहीं किया जा सकता है। अगर कोई चक्रवात है, वो किसी तीव्र गति से आ रहा है तो वो आएगा, लेकिन ये जो आपदा प्रबंधन की जो कार्यनीतियाँ हैं, उनके माध्यम से हम लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट कर सकते हैं। वहाँ पर किसी प्रकार का संसाधन है, उसे मैनेज कर सकते हैं। तो उस आधार पर हम उसके प्रभाव जो होते हैं उसे कम कर सकते हैं। तैयारी, जागरूकता, तकनीक और सामुदायिक सहयोग के द्वारा हम आपदाओं का प्रभावी ढंग से सामना कर सकते हैं। इसलिए हर व्यक्ति और संस्था को इन मूलभूत गतिविधियों को समझना और अपनाना चाहिए। ठीक है, तो आज का ये पेपर कोड हमने BPAG 171 ये किया है। अगर आपको किसी प्रकार की कोई क्वेरी है तो हमारे व्हाट्सअप नंबर है 9580023321। इन्हें सिंपली आप हमें व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।